हेलो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केडीसी नारायण पावर्ड बाय आकाश व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज आपने T20 टेस्ट सीरीज का जो आपका टेस्ट का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके माध्यम से आप टॉपिक का रिवीजन करके आते हैं और टेस्ट देकर अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करते हैं। आज आपने उसमें टेस्ट दिया केमिस्ट्री का, बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इस सेशन में मैं आपका अपना अंकित शुक्ला आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का T20 टेस्ट जो आपने क्लास में दिया उसका क्वेश्चन करने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री पार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। The ionic conductance of Al+3 and SO4-2 at infinite dilution, है ना। यानी Al+3 और SO4-2 की आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है, ठीक है। देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट। अच्छा, अल्युमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है बेटा। इसके लिए आपको एक बात बता दें कि है ना, सबसे पहले तो अल्युमिनियम सल्फेट को अगर तोड़े, अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला सारे लोग जानते होंगे। बताओ बताओ क्या होता है। Al2SO4 का बताओ क्या हुआ बेटा, 4 थ्राइस अल्युमिनियम सल्फेट। अब इसको डिसोसिएट करें तो बताओ डिसोसिएट कैसे करेंगे। ये डिसोसिएट कैसे करेगा, ये डिसोसिएट करेगा 2Al+3 में और साथ में बनेगा 3SO4 2 माइनस। क्या ये ऐसे डिसोसिएट करेगा 2Al+3 और साथ में डिसोसिएट करेगा 3SO4 2 माइनस। अब जरा एक बात देखिए बेटा, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। किसकी निकालनी है बताओ। Al2SO4 होल ट्राइस की एट इनफाइनाइट डायमीटर, यानी लैम्डा m0 निकालना है। बताओ किसका बेटा, Al2SO4 होल थ्राइस का, अल्युमिनियम सल्फेट का। ठीक बेटा, जब भी मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं तो कोफिशिएंट का यूज होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into लैम्डा m0 ऑफ Al3 प्लस आयन, है ना, प्लस 3 into प्लस 3 into बेटा पोलराइज फॉर्म में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 3 into लैम्डा m0 ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है ना, ये पोलराइज फॉर्म की इक्वेशन है। बची हुई वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा। लैम्डा Al+3 के लिए वैल्यू कितनी दी है, x। तो 2 into ये बताओ कितना हो गया, x प्लस 3 into बताओ सल्फेट आयन के लिए कितनी वैल्यू दी है, y। ठीक है, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, है ना बेटा। ये 2y प्लस यहाँ 2y है, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ 2y है, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ 3y है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनारस। मुझे उम्मीद है बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। ये कोलराज लॉ था, यहाँ पर रखिए, ये कोलराज लॉ था। कोलराज लॉ में जब मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे होते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे होते हैं, तो कोएफिशिएंट का यूज होता है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी एक्वस सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करा है। बेटा एक बात बताओ, सोडियम सल्फेट को तोड़ोगे तो एक कैटायन यहां मिलेगा, कैटायन। कैटायन जाते हैं कैथोड पर और एनायन जाते हैं बताओ कहां पर, एनोड पर। ठीक है ना। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। उम्मीद है बात आपको पता होगी। ठीक, सल्फेट, सल्फेट ये रहा। अब बेटा बताओ वाटर भी तो टूटेगा। एक्वा सॉल्यूशन है मतलब वाटर भी मौजूद है। वाटर के दो आयंस कौन से होते हैं बेटा बताओ, H प्लस, और सल्फेट आयन बताओ क्या होता है, OH माइनस। सॉरी, वाटर का आयन क्या होता है, OH माइनस। एक बात आपको पता है, एनोड का बताओ क्या होता है बेटा, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। और बेटा आपको एक बात और पता है, बताओ कि एनोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब हमारे पास दो आयंस है रिड्यूस होने के लिए, तो बेटा रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आपको याद होना चाहिए बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का ज्यादा होता है, तो यहाँ रिडक्शन H प्लस का होगा। और बताओ H प्लस का रिडक्शन होगा तो H प्लस रिडक्शन से कौन सी गैस मिलेगी, H2 गैस। अच्छा, एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन, तो बेटा ऑक्सीडेशन उस आयन का होगा जब एक से ज्यादा आयन हो जिसका ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल बताओ क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड आयन का ज्यादा है, और जब OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो एक बात याद रखिए, हमको O2 गैस एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलती है। ठीक, तो कह रहा है कैथोड और एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, कैथोड पर प्रोडक्ट मिलेगा H2, एनोड पर प्रोडक्ट मिलेगा O2, यानी H2 और O2। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फॉर आंसर इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा जब वोल्टेज सॉल्व होता है तब तो बहुत ही आसान होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, उसी को डिस्चार्ज करा देते हैं। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्ट होता है तब बेटा हमारे पास एक से ज्यादा आयंस होते हैं, तो रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। बेटा सॉल्ट ब्रिज में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, तो बेटा वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें खास बात होती है कि उसका जैसे मान लो यहाँ K+, ये है बेटा कैटायन, ठीक है, और NO3 माइनस, बताओ बेटा ये क्या है, एनायन, ये कैटायन है, और ये बताओ क्या है, एनायन। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं जिसमें कैटायन और एनायन सेम स्पीड से मूव करते हो, यानी वेलोसिटी ऑफ K+ आयन जो है वही वेलोसिटी ऑफ बताओ क्या होना चाहिए, NO3 माइनस, लगभग बराबर होनी चाहिए। तो पोटेशियम आयन जिस स्पीड से मूव करे उसी स्पीड से मूव करे नाइट्रेट आयन, यानी दोनों की आयनिक मोबिलिटी या दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बोथ K+ एंड NO3 माइनस आयंस must nearly be the same. तो C for Chennai is the correct answer। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बेटा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा ये फैराडे के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। फैराडे के दो लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस पर, जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली या तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, और या तो न्यूमेरिकल आते हैं तो वो दो लॉ पर आते हैं। हाउ मेनी मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड, मतलब मिनट्स, यानी यहां समझ में आ रहा है टाइम, टी के बारे में पूछा, ठीक, कितने मिनट, ठीक, बाकी कहानी दी है। बताओ फैराडे का फर्स्ट लॉ, याद है, बताओ फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बोलो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इसको W/E से भी लिखते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर कितना होगा, Q/F, और Q की जगह चार्ज को I करंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, IP/F। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या, I इनटू T/F लिख सकते हैं। आइए जरा देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बेटा नॉर्मेलिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, तो क्या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देता है, जी हाँ। आइए नॉर्मेलिटी कितनी दी है बेटा, 0.25, ठीक है। इक्विवेलेंस के लिए वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, तो लीटर बनाने के लिए बेटा ml को क्या करेंगे बताओ, 1000 से बेटा भाग कर देंगे तो ये बन गया वॉल्यूम लीटर। आई करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी दी है, 75 मिली एम्पियर, मिली हटाएं तो 10 की पावर -3, टी को निकालना है, ये बहुत बढ़िया, टी को ऐसे रहने दिए, अपॉन एफ, फैराडे की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 96500, 96,500 होती है बेटा। यहाँ से जब आप टी के लिए सॉल्व करेंगे तो बेटा जब आप टी के लिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी के लिए यहाँ से सॉल्व करने पर आएगा बेटा 26800। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन 4 विल बी सी, सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो बेटा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कर, ठीक है, 5/10 मतलब 1/2, तो ये हो गया देखो 0.25 अपॉन 2 बराबर का निशान, ठीक है, 96,500 को धर लेना, ठीक है, तो 96,500 चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 96,500, और बेटा बताओ ये अपॉन में आ गया क्या, 75 into 10 की पावर -3, और बेटा यही हमारी वैल्यू बताओ किसकी आ गई, टाइम की, टी की वैल्यू आ गई। जब आप टी की वैल्यू निकालेंगे पूरा सॉल्व करके तो लगभग 2680 मिनट के करीब आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बेटा ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, so let's move ahead to question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये क्वेश्चन है बेटा, और इस तरह का क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ भी चुका है। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू सिलेक्शन के लिए दी हुई है, बहुत बढ़िया, कितनी दी है, 966 किलो जूल। बेटा किलो जूल को जूल बदल ले तो ये हो गया 966 into 10 की पावर +3 जूल वगैरह, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू,
बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ई की वैल्यू निकालनी है ना, फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस कन्वर्जन के लिए। ठीक बेटा आप सब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एफ एफ ई से, ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एफ एफ ई से। आइए जरा डेल्टा जी की वैल्यू बताओ बेटा कितनी दी है, ये दी है 966 इनटू बताओ कितना दिया है 10 की पावर प्लस 3 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां ध्यान से देखना Al प्लस 3 जाता था Al में, एक Al प्लस 3 अगर एक Al में जाता तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने का 3, कितने का एक Al प्लस 3 अगर इस एक Al में जाता तो 3 का ट्रांसफर, पर यहां एल्युमिनियम है कितने 4/3, तो 4/3 के लिए कितने का ट्रांसफर 4/3 into 3 यानी n की वैल्यू बताओ कितनी हो गई 4, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आ रहे हैं यहां पर 4। ठीक है तो यहां पर माइनस ये हो गया बेटा 4। ठीक f की वैल्यू 96 500 और ई सेल ई यही को निकालना है बेटा। ठीक है तो जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू अराउंड यहां पर आती है -2.5 वोल्ट, ई की वैल्यू अराउंड यहां पर आती है बेटा -2.5 वोल्ट आती है ई की वैल्यू। तो पूछा गया कितना पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड है। ठीक है तो साइन हटा दें तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 2.5 वोल्ट नीडेड है इस बेटा रिएक्शन को कराने के लिए जिसका डेल्टा जी इतना हो। एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा। यहाँ Fe+2 है, ये Fe+2, ये Fe+2 से Fe जाने वाला पोटेंशियल ये दिया, Fe+3 से +2 जाने वाला पोटेंशियल ये दिया। अच्छा एक बात Fe+2 से Fe जाना मतलब रिडक्शन है और Fe+3 से Fe+2 जाना मतलब रिडक्शन। बेटा रिडक्शन वहां पर होगा जिसका रिडक्शन वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, जिसका रिडक्शन वहां होगा जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। बोलो भैया रिडक्शन वहां होगा जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। तो बताओ एसआरपी किसका ज्यादा है, तो बेटा एसआरपी तो इसका ज्यादा है, तो बताओ इसका क्या होगा रिडक्शन। अब इसका एसआरपी कम है तो इसका रिडक्शन नहीं, फिर क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा। बताओ इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। पहले बताओ क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इसका बताओ क्या होगा ऑक्सीडेशन। चलिए यानी अगर सेल रिएक्शन बनाने की कोशिश करें तो पहले वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, तो Fe जाएगा बताओ किसमें Fe+2 में और साथ में लूज करेगा बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, Fe लूज करेगा साथ में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का बताओ क्या करेगा लॉस करेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है एक दूसरा इस वाली रिएक्शन का तो रिडक्शन होना ही होना है, तो बताओ कैसे लिखोगे Fe+3 एक है ये रिएक्शन। बेटा आपको मालूम है किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने चाहिए, एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन में। तो बेटा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मारेंगे, तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो हर जगह ये 2 2 हो जाएगा। आओ दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बताओ बचा क्या Fe+2 Fe+3 गिव्स बताओ क्या Fe+2। ये नेट सेल रिएक्शन है। अब पूछा गया है जब इन ब्लॉक्स को आपस में साथ में रखें तो क्या होगा। बेटा जब इन ब्लॉक्स को आपस में साथ में रखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि Fe+3 Fe+2 में रिड्यूस होगा, यानी Fe+3 बदलेगा Fe+2 में, यानी Fe+3 कम होगा और Fe+2 बढ़ेगा, Fe+3 कम होगा और Fe+2 बढ़ेगा, Fe+3 कम होगा, यानी ऐसा आंसर बेटा ऑप्शन संख्या ए है। ठीक ठीक बेटा Fe+2 डिक्रीजेस ना ना यहाँ इंक्रीज होता तो ये ऑप्शन सही होता, अभी तो ये ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन संख्या ए। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड फॉर SHE। SHE का मतलब बेटा क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए बेटा है ना एक ग्लास का ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर प्लेटिनम वायर रखते हैं और एक होल से हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करते हैं जिसका प्रेशर होता है 1 atm और नीचे जिस सॉल्यूशन में डिप करते हैं इस इलेक्ट्रोड का उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 मोलर। ठीक द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डज नॉट होल्ड गुड मतलब कौन सी बात गलत है, गलत बात बतानी है बेटा। गैस का प्रेशर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है ना कि 1.5, पहला ही बात गलत है। तो करेक्ट
आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन संख्या ए। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर, बिल्कुल सही बात है। टेंपरेचर 298 केल्विन होता है। द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम वायर या प्लैटिनम मेटल की सरफेस को प्लैटिनम ब्लैक से कोट करते हैं। बेटा ये बात भी सही है, सभी बातें सही हैं। ऑप्शन ए में लिखा 1.5 ही गलत है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 9 पूछा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पूछा गया द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा एक बात सुनिए भैया, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, आइए हमारे साथ। द कंडक्टिविटी यानी कप्पा दिया है और लिमिटिंग, तो बताओ सबसे पहले तो लैम्डा निकालने, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। याद है कप्पा की वैल्यू कितनी थी बताओ, ये दी है 19.5 इनटू 10 की पावर -5 इनटू 1000 को लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर +3 अपॉन कंसंट्रेशन m। ठीक, कंसंट्रेशन m बताओ कितना दिया है, 0.01 दिया है, 0.01 बोले तो ये दिया है 10 की पावर -2। यहां से आप लैम्डा m निकालिए, यहां से आप बेटा लैम्डा m कैलकुलेट करिए। कितना क्या कैलकुलेट करिए, लैम्डा m। जब आप यहां से लैम्डा m कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा +2 जाके ऊपर 10 की पावर +5, 10 की पावर +5 -5 खत्म हो गया, लैम्डा m बताओ कितना आ गया बेटा 19.5 आ गया। इस रिजल्ट को यूज होना है। पूछा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब बच्चा पूछा है अल्फा, अल्फा के बारे में फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m, जीरो को आपस में डिवाइड कर दे। बताओ क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकलता है। आओ देखो लैम्डा m की वैल्यू कितनी दी है बताओ 19.5 दी है, कितनी दी है 19.5। लैम्डा m जीरो कितना लिखा बेटा 390 दिया हुआ है, तो 19.5 अपॉन 390, 19.5 अपॉन 390। जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर करीब आएगा 0.05 के करीब आएगा। तो 0.05 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या बी, बी फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, और आता है कि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालना, वो c अल्फा स्क्वायर पर माइनस अल्फा से निकाला जाता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन है आपके टेस्ट में। चलो भैया कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, बाय चांस वही क्वेश्चन है बिल्कुल से। आइए फिर से वही देखिए, लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। आइए निकालने की शुरुआत करें। कप्पा कितना दिया हुआ, कप्पा ये दिया हुआ एसिटिक एसिड दी है 4.95 इनटू 10 की पावर -5, 1000 के लिए मेरा बताओ 10 की पावर +3। नीचे रखनी होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल पर लीटर में वैसे दी हुई है कितनी 0.00102 ये बेटा यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने का बेटा आपको आएगा लैम्डा m आएगा। कितना है बताओ, ये आएगा लैम्डा m आएगा। ठीक है, ये आएगा लैम्डा m, और ये लैम्डा m सॉल्व करने पर अराउंड आता है बेटा 48.15 फिगर। ठीक, आप पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, उससे पहले अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा क्या होगा बताओ, अल्फा होगा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m जीरो, इन दोनों का रेशियो होगा। आइए जरा बेटा वैल्यू पुट करें, लैम्डा m भी आपने निकाला कितना 48.15, लैम्डा m जीरो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लैम्डा m जीरो एसिटिक एसिड के लिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 390.5, 390.5। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.12 और 33, बेटा ये वैल्यू आएगी 0.133। अब पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड टूटता है तो एक एसिटेट आयन और एक H+ आयन मिलता है। बताओ एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला C अल्फा स्क्वायर अपॉन बताओ बेटा कितना होता है 1 माइनस अल्फा। C की जगह बताओ कितना रख सकते हैं 0.001028 अल्फा स्क्वायर 0.1233 बताओ इसका क्या स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.1233। बेटा ये वैल्यू आ जाएगी Ka की, और जब आप Ka की वैल्यू सॉल्व करेंगे है ना, Ka की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो Ka की वैल्यू सॉल्व करने पर कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 1.78 into 10 की पावर -5। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर विल बी ए फॉर आगरा। ठीक,
उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। दोनों सेम तरीके के क्वेश्चन थे पोलराइज्ड लॉ के एप्लीकेशन पर। द ईएमएफ ऑफ अ कंसंट्रेशन सेल, जैसे ही क्वेश्चन में आपने ऑप्शन पढ़ा कंसंट्रेशन सेल एक ऐसी सेल गैल्वेनिक सेल स्पेशल टाइप की जिसमें एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के बने होते हैं। ठीक, बहुत बड़े जिंक इलेक्ट्रोड की बातें कर रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, रहेगा सॉल्ट ब्रिज, और जिंक का ही रिडक्शन होगा, Zn+2 से बताओ क्या रहेगा, Zn रहेगा। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना, कि जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का ही रिडक्शन होगा। अब बेटा आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन सेल दो तरीके की होती है, एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग है ना। तो फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ई सेल बराबर, है ना, E cell is equals to 0.059 upon 2 log of base 10 और ऊपर रहेगा concentration of cathode और नीचे रहेगा बताओ concentration of anode, concentration of cathode upon concentration of बताओ क्या बेटा anode, ये रहेगा। और ये रहा 0.059 अपॉन बेटा कितना 2 log of base में 10 कैथोड। अच्छा एक बात और है बेटा, सेल काम करे इसके लिए कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो ज्यादा वाली कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहेगी यानी 1/4 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा बेटा बताओ कम वाली कॉन्सेंट्रेशन 1/16। दूर को दूर से पास को पास से मिलाएं तो 16/4 यानी जरा सॉल्व करें कि हो गया 0.059 अपॉन 2 16/4, है ना। ये बेटा क्या हो गया 16/4 log of 4, log 4 हो गया अराउंड 0.6, है ना। log 4 हो गया मतलब कितना 0.6। जब आप पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 0.017। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन संख्या सी। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। इस सवाल में एक अच्छी बात थी कि सर दो कॉन्सेंट्रेशन दी थी 1/4 1/16, आपको कैसे पता चला कि 1/4 वाली ऊपर रखेंगे। अबे अगर तुमने ऊपर वाली वैल्यू कम कर दी और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा कर दी तो बेटा ये लॉग आ जाएगा नेगेटिव में, लॉग नेगेटिव में मतलब इनर नेगेटिव में मतलब सेल काम नहीं करेगी। तो कौन है ना, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, पूरा लॉग पॉजिटिव आएगा, ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, ईएमएफ पॉजिटिव आएगा मतलब सेल काम करेगी। ये ध्यान रखना। Which of the following curve shows the variation of lambda f of a weak acid with constant root c? बेटा root c के साथ क्या है मामला, ठीक बेटा जब हम वीक एसिड के केस में कंसंट्रेशन कम करते हैं तो बेटा कंडक्टेंस बढ़ती है, कंसंट्रेशन कम करने पे बेटा कंडक्टेंस बढ़ती है। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम करते हैं वैसे वैसे बेटा कंडक्टेंस बढ़ती है बेटा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या सी। बेटा डिवाइड और टोटल इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, उसी के आसपास की ग्राफ भी दिया हुआ है। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको कि कंसंट्रेशन जब हम कम करते हैं तो कंडक्टेंस बताओ बेटा क्या होती है, बढ़ती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और आप जानते हैं जितनी ज्यादा आयंस होंगे बेटा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन कम करने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से बेटा कंडक्टेंस बढ़ती है। और अगर आपको पहले से याद होगा तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ये भी है फ्रॉम दिस डाटा। अच्छा एक बात बताओ, M+ से M जाने वाला रिडक्शन का पोटेंशियल दिया है 0.44, 0 से -1.33। बताओ कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कौन सा है, ये ऐसा ही जाता है, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। M+ का तो बताओ क्या होगा, रिडक्शन होगा। और फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो मतलब बताओ इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बेटा बताओ इस रिएक्शन में M+ का M का रिडक्शन हो रहा है और देखो ना X का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ X का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आप इसकी ईएमएफ निकालो तो बेटा पॉजिटिव है, ईएमएफ पॉजिटिव आना या डेल्टा जी का नेगेटिव आना मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर आप इसके लिए E0 सेल निकालो तो बताओ E0 सेल कैसे लिखोगे, E0 M+ से M जाने वाला रिडक्शन पोटेंशियल प्लस E0 X- से X जाने वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
m प्लस से m जाने वाला पोटेंशियल बताओ कितना दिया है 0.44, x माइनस से x जाने वाला पोटेंशियल बेटा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.33, टोटल वैल्यू आ गई प्लस का 0.11 वोल्ट। तो बेटा इस रिएक्शन के लिए हमारा ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेल काम करेगी। अच्छा ईएमएफ पॉजिटिव आना मतलब अपने आप में डेल्टा जी नेगेटिव आना, और डेल्टा जी नेगेटिव आना, ठीक है, तो मतलब सेल काम करेगी। तो बेटा ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बनारस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल दी हुई है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेटा गैल्वेनिक सेल के लिए का एक एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन बेटा कैसे करते हैं, log k बेस 10 बराबर एक इक्वेशन डायरेक्ट याद रखिए, n into e naught cell, n into e naught cell upon 0.059, n into e naught cell upon 0.059, ठीक, ये रिलेशन है, ठीक। आइए log ऑफ k निकालना है, देखिए निकालना है log k, k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये तो निकालना है, ये n। क्वेश्चन अपने आप कह रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यानी n की वैल्यू 2 है। बताओ e नॉट सेल कितना दिया 0.59, 0.59, बताओ ये कितना दिया 0.059, ठीक है। तो बेटा अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा यहां से सॉल्व करने पर आ जाएगा log के बराबर बताओ कितना आ गया 20, log के बराबर बताओ कितना आ गया 20। अब एंटी लॉग लो तो बेटा के बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर 20। तो बेटा जिस रिएक्शन के लिए डाटा दिया है उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई k की पावर 20। बेटा ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, which one of the following is correct। बेटा यहाँ डाइल्यूशन वगैरह की बातें कर रहा है, चलो पहले बता दें मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, बताओ मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला होता है कप्पा इनटू 1000 अपॉन n, ठीक। बेटा जब आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, समझो, जब आप डाइल्यूशन करते हो यानी वॉल्यूम बढ़ाते हो, तो वॉल्यूम बढ़ाने से बेटा मोलैरिटी कम होती है, और मोलैरिटी कम होने से बेटा लैम्डा m बढ़ता है, लैम्डा m बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन करने पे लैम्डा m बढ़ता है। ऐसे इक्विवेलेंट बेटा इक्विवेलेंट का फार्मूला भी लगभग ऐसे ही होता है, बस कप्पा इनटू 1000, नीचे वहां मोलैरिटी नहीं नॉर्मलिटी, बिल्कुल सही। और जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ाने से नॉर्मलिटी कम होगी, और नॉर्मलिटी का कम होना मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बढ़ना, मतलब लैम्डा की क्यू बढ़। अब बेटा एक बात पूछी गई है, बेटा बताओ किसके बारे में, ठीक, एक पूछा गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। तो बेटा जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होने से बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा बढ़ता है। तो आप देख लो कौन सी बात सही है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ता है बेटा डाइल्यूशन करने से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, वॉल्यूम बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बताओ बेटा क्या होता है, कम होता है, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे, तो बेटा बताओ क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताओ क्या होगा, कम होगा। तो डाइल्यूशन जितना ज्यादा आप पानी मिलाओगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसा आंसर बेटा हमारा सी फॉर चेन्नई, ठीक है, बाकी सही है। वो कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस, हमने बता दिया इंक्रीज करती है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, अरे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे बढ़ जाएगी, कम होगी तब ना, ठीक। बेटा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, बेटा ये सवाल भी एक बार फिर से फैराडेज लॉ है, ठीक। An electrolytic cell contains a solution of AgSO4, a current is passed, ठीक, तब तक करंट पास करी गई, बेटा एक इलेक्ट्रोड पे O2 डिपॉजिट हो रही है और एक इलेक्ट्रोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है।
तो एक इलेक्ट्रोड पे 1.6 ग्राम O2 डिपॉजिट हुई, तो उतनी देर में कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा? बेटा ये सवाल फराडे के सेकंड लॉ का बेस है, और फराडे सेकंड लॉ कहता है अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करी जाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिस्चार्ज सब्सटेंस के जो बेटा डिपॉजिट होंगे, बताओ क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम कर दीजिए, वेट अपॉन नंबर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर वही वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर, बताओ क्या हो गया? नंबर ऑफ, बताओ क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। और देखो क्वेश्चन में दिया है कितना? 1.6। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है? 8। वेट ऑफ सिल्वर, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, यही तो हमें निकालना। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट 108। सिल्वर बेटा Ag+1 से Ag में आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, n फैक्टर हो गया 1। यहां से बेटा बताओ वेट ऑफ सिल्वर बताओ कितना आ जाएगा? बड़ी आसानी से आओ, ये हो गया 108 into 1.6 बटे बताओ कितना हो गया? 8। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा अराउंड 21.6 ग्राम। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या डी, यानी डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा हर टेस्ट में हम लोग आपके एसएसएल रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, ताकि नीट के एग्जाम में आजकल जो एसएसएल रीजन और स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत ना हो। एसएसएल KCl NaCl and NH4Cl कैन नॉट बी यूज्ड इन सॉल्ट रिच, है ना, जिसमें सिल्वर पहले से मौजूद हो। बिल्कुल सही है, अगर KCl NaCl और Cl यूज करोगे, है ना, तो बेटा Cl माइनस आयन और Ag मिलकर बेटा AgCl का प्रेसिपिटेट बना देते, है ना। बेटा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिससे कोई प्रेसिपिटेट स्टेट का फॉर्मेशन ना हो। अगर यहाँ पर आपने इनको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज किया, ठीक है, जिसमें सिल्वर पहले से मौजूद है, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, नई केमिकल रिएक्शन होने लगेगी। बेटा ये बात ट्रू है, सही है, नहीं हो सकती। A salt base contains a solution of inert electrolyte. Inert मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करे, प्रेसिपिटेट वगैरह का फॉर्मेशन ना करे, है ना। इना अगर अगर और जिलेटिन बिल्कुल सही है बेटा, दोनों बातें सही है, ठीक है। असम्पशन भी सही है, ट्रू रीजन भी सही है, पर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असम्पशन को, ठीक है। असम्पशन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असम्पशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा देखिए स्टेटमेंट इज क्वेश्चन, द इनॉट वैल्यूज ऑफ सीरियम। बेटा सीरियम लैंथनाइड सीरीज का एलिमेंट है, आपको वैसे ही पता होना चाहिए लैंथनाइड सीरीज के एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा सही बात है, सीरियम अगर +4 में है तो +3 बदलना चाहेगा, यानी इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। सीरियम इज मोर स्टेबल इन +4, अभी भी बताया गलत, +3 में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन देख के बहुत दिमाग लगाना है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सीरियम लैंथनाइड सीरीज का है। लैंथनाइड सीरीज वाले जनरली +3 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये आसानी से कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी इसकी इवेंट पॉजिटिव होगी। जो प्रोसेस होना चाहेगा स्पॉन्टेनियस होगा, उसकी पॉजिटिव होगी, तो ऊपर वाला सही होगा। और +4 में नीचे अभी ऊपर बताया था +3 में ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल 0 फॉर, अच्छा, पोटास एलम। पहले बताओ पोटास एलम का फार्मूला क्या होता है? फिट करिए, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट बताओ क्या? 24H2, है ना। अब बताओ पूछा गया भैया क्या कि बताओ मोलर कंडक्टेंस का, नहीं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी गई, बताओ किसके लिए पूछी गई बेटा, है ना। तो बताओ मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टेंस निकालो पहले, ठीक। मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे पोटास एलम के लिए? 2 into lambda m0 of potassium ion plus lambda m0 of sulfate ion plus 2 into lambda m0 of Al3 plus ion plus 3 into lambda m0 of सल्फेट आयन। बेटा इन सबको बेटा बताओ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आओ जोड़, 2 into
मोलर कंडक्टेंस ऑफ K प्लस दिया हुआ है 73.5, बहुत बढ़िया। ये सल्फेट और ये वाला टोटल 4 हो गया, 4 इंटू लैम्डा एन जीरो सल्फेट आयन का कितना दिया 160, बहुत बढ़िया, प्लस 2 इंटू लैम्डा एन जीरो ऑफ एन प्लस बी कितना दिया, अराउंड दिया बेटा 189। बेटा ये सभी वैल्यूज जब ऐड करेंगे, सभी वैल्यूज ऐड करने पर बेटा टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम जीरो बेटा पोटास एलएम के लिए आएगा 1165। लेकिन ध्यान दीजिए हमसे लैम्डा एम जीरो नहीं पूछा है, हमसे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है। तो बेटा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम में रिलेशन होता है, लैम्डा इक्यू बराबर लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, याद है। आओ पोटाश एलएम एक सॉल्ट है, तब सॉल्ट डिवीजन फैक्टर होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। तो +2 और +6 का चार्ज यहां से टोटल 8 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये हो गया 1165 लैम्डा एम जीरो वैल्यू बटे 8, 1165 बटे 8। तो क्वेश्चन 18 के लिए बेटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे अराउंड 145.6। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए करेक्ट आंसर भी ए फॉर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया क्वेश्चन बेटा, सेम एलिमेंट के लिए 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं, तीसरा निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और वो ट्रिक ये है N3E03 बराबर N1E10 N1E10 प्लस N2E20। आओ देखो N1 पहले वाले बताओ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वैल्यू पुट E1 और छोड़ दो वैल्यू। N2 दूसरे वाले 3 से 2 जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ये वैल्यू छोड़। पूछा गया 3 से 0 जाना, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है और ये E03 इसके लिए तो ये निकालना है। देखिए जुगाड़ E1 इसके पोटेंशियल को हमने E1 नॉट कह दिया, इसको E2 नॉट कह दिया और इसको कह दिया E3 नॉट। बेटा बताओ यही वैल्यू तो हमें निकालनी है, डायरेक्ट जुगाड़ रिक्वायर्ड में Mn +3 से Mn में जाना। अब बताओ पहली वाली में और जो पहली वाली गिवन है और रिक्वायर्ड उसमें क्या कॉमन है, Mn कॉमन है क्या, दोनों सेम साइड है। तो पहले वाले का पोटेंशियल एज इट इज सेम साइड है, तो पहले वाले का पोटेंशियल एज इट इज रख दो, एज इट इज रख दो। बताओ कितना रख दो, नहीं ये -1.18 है ना, तो -1.18 एज इट इज रख दो। दूसरी वाली गिवन और रिक्वायर्ड में क्या कॉमन है, देखो Mn+3 कॉमन है, दोनों जगह Mn+3 लेफ्ट में, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, वैल्यू एज इट इज रख दो 1.5। अब बेटा कुछ भी नहीं बचा है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, वैल्यू दोनों की रखी गई है, सॉल्व कर लो। बेटा जब यहां से E03 बराबर सॉल्व करोगे तो ये होगा -2 * 1.1 है प्लस 1.51/3। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो जो E03 का नेट रिजल्ट आएगा बेटा अराउंड नेगेटिव ही आएगा, -0.28 वोल्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन संख्या सी। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा बेटा इस तरह क्वेश्चन, ये जुगाड़ जरूर देखिएगा, बहुत तेज क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन, which of the following metals cannot be obtained by electrolysis of their salt? बेटा किन मेटल्स को प्राप्त नहीं करा जा सकता है इनके एक्वस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से। बेटा अगर बात करें Mg और Al, तो बेटा अगर एक्वस सॉल्ट है तो मतलब वाटर मौजूद है, तो बेटा ये दोनों कैटायन के रूप में रहते हैं, यानी दोनों का रिडक्शन। मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कई बार रिडक्शन उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। वाटर का एसआर की वैल्यू बेटा Mg और Al के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो वाटर के आयंस का रिडक्शन हो जाएगा, Mg और Al का रिडक्शन होगा ही नहीं। और अगर Mg और Al का रिडक्शन नहीं होगा तो Mg और Al कहां डिपॉजिट होंगे भाई, Mg और Al डिपॉजिट नहीं होंगे, तो Mg और Al डिपॉजिट नहीं हो सकते। ठीक ठीक, तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी, जो आपकी गलतियां हुई होंगी वो भी दूर हुई होंगी। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।